कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था जिसे देखकर लेखिका हैरान हो रही थी। उसे लग रहा था आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बनाया है, सुंदर बनाया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ बहुत सुंदर प्रतीत होती है। यहाँ तक कि यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर 2 तरह की पताकाएं लगाई जाती हैं। एक शांति और अहिंसा के प्रतीक मंत्र लिखे जाते हैं, श्वेत पताकाएं। दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। इसका यहाँ मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। पताकाएं माने झंडियाँ। दूसरी मान्यता है, इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति तथा वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ दी। पहले उसने कहा, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी हुई वादियाँ हैं। शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं, जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत हो जाती है तो ये पताकाएं लगाई जाती हैं। इनकी संख्या 108 होती है। रंगीन पताकाएं किस नए स्थान किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती है। कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये धर्मचक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चरबीला आदमी नहीं मिलता क्योंकि सभी पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जिसके कारण उनका पेट जो है तोंद के रूप में बाहर नहीं निकलता है। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा कि पूरी घाटी फूलों से इस कदर लग जाएगी जैसे लगेगा फूलों की सेज बिछी हुई हो। प्रश्न नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जितेन नार्गे ने कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में परिचय दिया। उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र देखा, जिसके बारे में बताया कि ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को लगा, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी ही है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। प्रश्न नंबर 6, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे,
जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले ही आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की भाषा अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का भी काम कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक गाइड के में होने चाहिए। पहला, कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सभी रूप से थी। दूसरा, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है ये निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती थी। तीसरा, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो कि उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था, जैसे मैडम ये धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगला पॉइंट है, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। अगला पॉइंट है, वह पर्यटकों में इतना मिल जाता है कि वह स्वयं गाने के साथ साथ नाच उठता है और सैलानियों को भी नाचने के लिए मजबूर कर देता है, मस्त कर देता है। इस तरह आत्मीय संबंध वो बना लेता है। अगली उसकी विशेषता है, कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन के स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। प्रश्न नंबर 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का वर्णन चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार लिखेंगे, लेखिका बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती थी, किंतु हल्के बादलों से आसमान घिरा होने के कारण वो कंचनजंगा नहीं देख सकी। आगे बढ़ने पर हिमालय का बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। हिमालय का रूप भीमकाय पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसा लगता था कि किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। लेखिका कभी पर्वतों के शिखरों को देखती तो कभी सघन हरियाली को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की सतह की तरह झरझर गिरते जल प्रतापों को देखती, कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को लेखिका देखती। उसने खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना देखा, जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। रात के गहराते अंधेरे में ऐसा लगता था हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी, उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। भीतर की सारी तांत्रिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। सारी भी अंदर की बुराइयां लेखिका कहती है कि इस पवित्र धारा में बह गई और उसकी आत्मा पवित्र हो गई। उसका मन हुआ कि वह अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति की इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे,
प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका के हृदय को कुछ दृश्य झकझोर गए। वे हैं अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं, गुथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग लेखिका को अंततः झकझोर के चली गई। दूर दूर से तराई के स्कूल में जाते बच्चे जो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं अपितु अधिकांश शाम के समय अपनी माँओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रम पूर्ण जीवन। लेखिका कहती है, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतों को गायों को चराकर वापस जो लौट रही थीं, कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी थे। चाय के बागानों में बोकू पहने युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। ये सब दृश्य लेखिका को अंदर तक झकझोर गए। प्रश्न नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान है, उल्लेख करें। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय है। पहला, सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं। दूसरा, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। तीसरा, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ साथ रुचि की बातें करते हैं। चौथा, वे सहयोगी यात्री ये यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं।